एक ऐसी मिस्टीरियस प्लेन दुर्घटना जिसके बारे में ऑफिसर से पूछे जाने पर वो मना कर देते, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में एक लेडी बच जाती है और वो जाकर गिरती है ऐसी जगह पर जो पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड और अननेचुरल था। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक एरोप्लेन को दिखाते हुए जो कई सारे यात्रियों को लेकर हवा में उड़ते जा रहा था। वो सभी तो अपने डेस्टिनेशन की तरफ कुछ ही देर में पहुंचने वाले थे। फिलहाल तो वो प्लेन एक अनजान फॉरेस्ट के ऊपर से गुजर रही थी। किसी को नहीं आइडिया कि थोड़ी देर में कितनी तबाही होने वाली है। फिलहाल तो हमें उस प्लेन के अंदर लीसा नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद थी। अब पता चला कि लीसा का ये प्लेन में पहला सफर था। इससे पहले वो एक भी बार प्लेन में बैठी नहीं थी। लीसा तो अपने बॉयफ्रेंड से ही चिपकी रहती और उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाए थे, पर किसी को क्या अंदाजा था कि लीसा की इतनी छोटी सी गलती उसकी जान बचा लेगी। अब जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ती तो उसके अंदर टर्बुलेंस महसूस होता है, उससे झटके लगते हैं जिससे कि लीसा और ज्यादा तेजी से बॉयफ्रेंड को पकड़ लेती। लेकिन इससे भी बुरा कुछ थोड़ी देर में होने वाला था। अचानक यहाँ पर पता चला कि उस बड़ी प्लेन से आकर एक छोटी प्लेन टकरा गई है। वो तो एक प्राइवेट प्लेन थी जो पता नहीं किस अमीर आदमी की होती है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि दोनों ही प्लेन एक दूसरे से टकरा गई होती हैं। उस बड़ी सी प्लेन में काफी बड़ा छेद भी हो चुका था जिससे कि सारी चीजें बाहर खींची जाने लगी। एयर होस्टेस से लेकर कई सारे यात्री तो अब नीचे गिर गए होते हैं। अब यहाँ लीसा जिसने की सीट बेल्ट नहीं लगाए थे वो भी हवा की वजह से खींची चले जाने लगी। लीसा का बॉयफ्रेंड उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन इतना ज्यादा फोर्स लग रहा था कि वो कुछ कर भी नहीं पाता। बेचारी लीसा का भी लग रहा था कि वो भी नीचे गिरकर मारी जाएगी। लेकिन जैसे ही वो गिरने वाली होती है तो उसने एक सीट को पकड़ लिया। वो तो किसी भी हालत में अपना ग्रिप छोड़ नहीं रही थी। लीसा के बॉयफ्रेंड ने सीट बेल्ट लगाया था, पर वो ट्राई करता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को बचाएगा। पर यहाँ पता चला कि उस प्लेन के दो हिस्से हो चुके हैं। एक प्लेन में जहाँ लीसा का बॉयफ्रेंड मौजूद था वो पूरी तरीके से टूट गया है और आसमान में जाकर ब्लास्ट हो गया है। इससे लीसा एकदम से टूट गई क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका बॉयफ्रेंड मर चुका था। बेचारी अब लीसा जिस हिस्से में मौजूद थी वो लगातार जमीन की तरफ बढ़ रहा होता है, तो इसलिए सबसे पहले वो सीट को पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाती है। उसने जल्द से जल्द अपनी गलती को सुधारा और सीट बेल्ट लगा लिए। उसे तो इतनी ऊंचाई से सांस भी नहीं आ रही थी और वो सिर्फ वेट करती है कि उसका क्या होगा। प्लेन का वो टुकड़ा जब नीचे तेजी से गिर रहा था तो हमें वही अनजान फॉरेस्ट दिखाया जाता है जिसमें काफी बड़े और घने पेड़ मौजूद थे। पता नहीं लीसा इस हादसे में बच भी पाएगी कि नहीं, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्लेन का वो हिस्सा बहुत ही तेजी से फॉरेस्ट में जाकर गिर गया। बाकी सारे पैसेंजर्स का इतना बुरा हाल हुआ होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब इस पूरी लैंडिंग के थोड़ी देर बाद हमें लीसा को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा थी। अच्छी बात हुई कि प्लेन का जो वो टुकड़ा था अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता। सीट बेल्ट लगाने की वजह से वो यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं गिरी। लेकिन लीसा अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं होती क्योंकि मल्टीपल जगह पर उसके बॉडी फ्रैक्चर्स हुए थे। इनफैक्ट जब वो सीट बेल्ट ओपन करके उठने की कोशिश करती है तो पता चला कि उसके पैर में एक नुकीला आयरन रॉड घुस चुका है। लीसा उसे निकालने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उसे पेन तो होता ही जा रहा था। ये दर्द वो बिल्कुल सह नहीं पाती और उसका काफी ब्लड लॉस भी हो चुका था। लेकिन उसे भी पता है कि जब तक वो आयरन रॉड नहीं निकालेगी तब तक वो हिल नहीं सकती। लीसा की आवाज पूरे फॉरेस्ट में गूंजती जा रही थी और चाहे जितना भी दर्द हो वो उस आयरन रॉड को निकालने लग जाती है। कैसे भी करके बहुत मुश्किलें झेलने के बाद आखिरकार वो फ्री हो गई और सबसे पहले अब उसने अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगाई। लीसा को अपने साइड वाली सीट पर एक आदमी दिखाई दिया तो वो उसे जाकर चेक करती है, लेकिन वो इतना ज्यादा शॉक हो गई और वो भी इतनी बुरी तरीके से कि दिखाया नहीं जा सकता। लीसा सॉफ्ट हार्टेड थी, इसीलिए इतनी सेंसिटिव चीजें देखने के बाद वो बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद हमें आसमान में एक रेस्क्यू टीम दिखाई गई। ये कुछ ऑफिसर्स थे जिन्हें पता चला होता है कि यहाँ प्लेन का एक्सीडेंट हुआ है, तो इसलिए वो बचे खुचे लोगों को ढूंढने के लिए आ गए। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज सुनकर तुरंत ही लीसा को होश आ जाता है। लीसा जल्द से जल्द उस मरे पड़े हुए आदमी का स्कार्फ उठाती है और भागने लगती है हेलीकॉप्टर को अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए। उसने जोर जोर से चिल्लाना भी स्टार्ट कर दिया और उस स्कार्फ को ऊपर की तरफ दिखा रही थी। ये इसलिए ताकि ऑफिसर्स को पता चल जाए कि वो यहाँ फंसी हुई है, उसे मदद की सख्त जरूरत है। अब लकीली उसमें से एक ऑफिसर का ध्यान लीसा पर चले भी जाता है और उसने तो अपने सीनियर ऑफिसर से कह दिया कि हमें वहाँ पर बचाने जाना चाहिए। लेकिन सीनियर ऑफिसर के कैलकुलेशन के मुताबिक वो प्लेन काफी एल्टीट्यूड पर थी। इतनी ऊंचाई से अगर कोई गिरेगा तो उसका बचना नामुमकिन है। तो जो पर्सन तुम्हें नीचे दिखा होगा वो वहाँ का रेसिडेंट होंगे और सिर्फ हेलीकॉप्टर को देखकर वेव कर रहे होंगे। वो जूनियर ऑफिसर इन चीजों में कुछ कह नहीं पाता और अपने
सीनियर की बात मानकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। यानी लिसा का वो प्रयत्न एकदम से बेकार गया। हेलीकॉप्टर शायद अब वापस नहीं आने वाले। बेचारी का पैर भी जख्मी था, फिर भी वो कैसे भी करके आगे बढ़ती जा रही थी। वो सभी ऑफिसर्स फॉरेस्ट का राउंड जब लगा रहे थे तो उन्हें यात्रियों की डेड बॉडी पेड़ों पर लगी मिली थी। लेकिन उस जूनियर ऑफिसर के मन में ये बात खल रही थी और वो कन्विंस कर लेता है अपने सीनियर को एक और बार राउंड लगाने के लिए। उसके हिसाब से अगर 1% भी चांस है कि लोगों को बचा सके तो हमें जाना होगा। यानी लिसा के पास एक और चांस हो सकता है। फॉरेस्ट के अंदर भी अब कई सारी छानबीन चालू हो चुकी थी उन सारे सर्वाइवर्स को बचाने के लिए। हमें अब लिसा की मदर दिखाई जाती है जिसका नाम रिल था। रिल को जैसे ही इस दुर्घटना के बारे में पता चला तो वो ऑफिसर से पूछने आने लगी। वो लगातार अपनी बेटी की डिटेल्स बताते हुए उसके बारे में पूछती है, लेकिन ऑफिसर्स बार बार इन चीजों को टालते जा रहे थे। वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी बेटी का रोड एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं आइडिया। लेकिन यहाँ रिल को भी ये साफ पता था कि उसकी बेटी कोई रोड दुर्घटना में नहीं है, वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लेन में मौजूद थी। इस मोमेंट पर पता चल रहा था कि ऑफिसर्स कुछ तो छुपा रहे हैं। वो इस पूरे प्लेन एक्सीडेंट को पता नहीं क्यों कोई छोटा मोटा रोड एक्सीडेंट बता रहे हैं। अब इसके पीछे कौन सी डार्क रियलिटी है ये थोड़ी देर में पता चलने वाली है। लिसा तो अभी भी कैसे भी करके फॉरेस्ट में आगे बढ़ती जा रही थी। उसके घायल पैर बहुत ज्यादा जवाब देने लगे थे, लेकिन वो अपने मन में यही सोच रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा हो सकता है। अगर वो प्लेन के दूसरे टूटे वाले हिस्से को देख ले तो हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड जिंदा मिल जाए। यानी जब तक वो अपने बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी अपनी आंखों से नहीं देखेगी तब तक उसे श्योरिटी नहीं मिलेगी। तो इसी चक्कर में वो चारों तरफ घूमकर देखने लगी। अब थोड़ी दूरी पर आने के बाद अचानक कुछ हलचल होती है। लिसा जब पेड़ के पीछे से देख रही थी तो पता चला कि सामने की तरफ एक टाइगर मौजूद है और वो शायद इतने सारे लोगों की डेड बॉडी देखकर वहां खाने पहुंच गया है। लिसा धीरे धीरे पीछे हटने लगी है क्योंकि एक बार अगर टाइगर ने उसे देख लिया तो ऑब्वियस बात है कि वो उसे मारने जरूर आएगा, क्योंकि टाइगर्स की खूबी होती है कि वो जिंदा लोगों पर पहले झपट्टा मारते हैं, यानी उन्हें बिल्कुल फ्रेश मीट चाहिए। तो इसलिए लिसा बिना कुछ किए पीछे हटने लगती है। लेकिन अब गलती से टहनी टूटने की वजह से एक आवाज आ गई और उस आवाज को टाइगर ने बड़े अच्छी तरीके से सुन लिया था। टाइगर उसे देखकर सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा और अब लग रहा होता है कि बेचारी लिसा कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी जान भी अब बहुत ज्यादा खतरे में है। लेकिन अगले ही मोमेंट में हेलीकॉप्टर ऊपर से तेजी से उड़ता है। उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि वो टाइगर बेचारा डर गया और वहां से दुम दबाकर भागने लगता है। यानी हेलीकॉप्टर और ऑफिसर्स ने जाने अनजाने में लिसा की मदद की है। लिसा के हार्ट बीट्स एक समय पर काफी बढ़ गए थे, लेकिन अब सब सुरक्षित है। चलने के कारण उसके पैर इतने ज्यादा दर्द देने लगे थे कि वो एक जगह पर बैठ जाती है और ट्राई करती है कि अपने दर्द को कम करने के लिए। उसके पास सिगरेट का पैकेट था तो वो तुरंत ही निकालती है ताकि वो उन्हें पीकर थोड़ा अपना स्ट्रेस रिलीव कर सके। पर प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सीडेंट के कारण उसका पूरा सिगरेट का पैकेट बेकार हो चुका था। उसका फ्रस्ट्रेशन तो और बढ़ता चला गया और उसे समझता नहीं कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कहाँ ढूंढे। लिसा अपने आप को उस फॉरेस्ट में पूरी तरीके से अकेला ही समझ रही थी, क्योंकि जितने भी यात्री होते हैं वो सब तो मर चुके थे। उसे ये अपने किसी डार्क नाइटमेयर जैसा लग रहा था जो कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन तभी अचानक लिसा की नजर एक टहनी पर गई। वो टहनी बहुत ही ज्यादा सूख चुकी थी और टूट जा रही थी। जैसे लगातार घूरते रहने के बाद वो कुछ सोचने लगती है। उसे प्लेन एक्सीडेंट होने से पहले का ही मोमेंट याद आने लगा। वो प्लेन के डायरेक्शन को नोटिस कर रही थी कि वो किस जगह पर जा रहे हैं। तो लिसा के दिमाग में आया कि वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे थे। अगर वो कैसे भी करके वेस्ट डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है वो पता लगा ले तो उस जगह पर आगे बढ़ सकती है। हो सकता है कि वहाँ पर प्लेन का दूसरा टुकड़ा मौजूद हो, पर अब सबसे पहले उसे डायरेक्शन पता करनी थी। आसपास जब उसने नजर घुमाई तो पता चला वहाँ पर एक टेडी बेयर मौजूद है। उसे निकाल कर अच्छी तरीके से देखने के बाद पीछे एक पिन होती है। अब जिसे ये एंशिएंट टेक्निक नहीं पता तो बता दूं कि इससे हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक पिन लेनी है और उसे मैग्नेटाइज करना है। यानी कुछ देर के लिए उस पिन को अपने कपड़ों से घिसते रहिए। वो पूरी तरीके से मैग्नेटाइज होते ही पेड़ की एक पत्ती लीजिए और उसके ऊपर रखकर पानी में डाल दीजिए। हमें तब तक वेट करना है जब तक वो पत्ती अपने आप हिल नहीं जाती। अगर वो एक जगह पर स्टक हो चुकी है तो इसका मतलब है कि हमें डायरेक्शन पता चल गई है। उस पिन का एक साइड नॉर्थ डायरेक्शन डिक्टेट करता है तो दूसरा साइड साउथ डायरेक्शन। यानी इससे ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा डायरेक्शन की जानकारी तो हो ही गई थी। तो यही सेम चीजें लिसा ने भी अप्लाई की और कैसे भी करके डायरेक्शन का पता लगा लिया। यानी अब वो कैसे भी करके वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ती चली जाएगी। उसने सबसे पहले अपने काम की चीजें रख ली और जो लोग वहाँ पर मर चुके थे उनके कपड़े अपने पास रख लिए। हील्स को उसने अच्छी तरीके से तोड़ दिया था, क्योंकि फॉरेस्ट में हील्स पहनकर चल पाना बहुत मुश्किल है। वो कैसे भी करके पेड़ों के सहारे आगे बढ़ती रहती, क्योंकि
क्योंकि उसके पैर का जख्म तो अभी भी ठीक नहीं हुआ था। आखिर वो ऐसी कंडीशन में फंस जाएगी इसका उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। पर यह साफ कहा जा सकता है कि लिसा एक बड़े खतरे में है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर कई जंगली जानवरों के साथ साथ ऐसी जगहें हैं जो इंसानों की जान लेने से पीछे नहीं हटेंगे। पता नहीं सिक्योरिटी ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं और वो उसे रेस्क्यू करने आएंगे भी कि नहीं। लिसा तो अब लगातार उसी डायरेक्शन में चलती रहती है और उसे कई सारे पेड़ टूटे हुए दिखाई दिए। अब वो अंदाजा लगाने लगी कि शायद प्लेन का दूसरा हिस्सा यहीं पर गिरा होगा, यानी एक्चुअल में वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर गई। चौंकाने वाली बात ये पता चलती है कि वो एक दलदल में फंस चुकी है। लगातार उसकी बॉडी अंदर चले जा रही है और बेचारी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जितना वो हिलने की कोशिश करती उतना ही अंदर चली जाती। लिसा का तो दिमाग ही एकदम से कंफ्यूज हो गया था। लेकिन अगर कभी इस कंडीशन में हम फंस जाएं और हमें भी ना पता चले कि दलदल से बाहर कैसे निकले, तो इससे बचने का बहुत ही आसान तरीका है। दलदल में फंसने के बाद एक बात ध्यान में रखनी है कि अपने बॉडी को हिलाना नहीं है। दलदल का डिजाइन ही ऐसा रहता है कि जितना हम हिलेंगे उतना ही अंदर खींचे चले जाएंगे, और अगर हमारा सर नीचे चला गया तो सांस ना मिलने के कारण हम मर भी सकते हैं। इससे बचने की सिर्फ एक ही टेक्निक है कि हमें अपने बॉडी को स्टिल रखना है और ये ट्राई करना है कि आसपास जो पेड़ पौधे मौजूद है उससे ग्रिप बना लें। ट्राई करें कि अपने आप को धीरे धीरे ऊपर खींचें। और एक्सेप्शन वाले केस में कि आपके आसपास कोई भी पेड़ नहीं है तो दूसरी टेक्निक काम में आती है कि आप एक गड्ढा बना दीजिए अपने हाथों से। ये गड्ढे आपको किनारे की थोड़ी दूरी पर बनाने हैं, जिसमें कि आप अपने हाथों से पकड़कर ग्रिप बना सकें। एक गड्ढा मिट जाएगा तो दूसरा गड्ढा बनाइए और धीरे धीरे ऊपर आते जाइए। अपने दोनों टो को एकदम फ्लैट रखना है, जिससे कि अंदर जाने की स्पीड और ज्यादा कम हो जाए। अगर ये चीजें हमें ध्यान में रहती हैं तो किसी भी टाइप के दलदल में हम फंसेंगे ही नहीं। लिसा को भी एक समय पर लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगी, लेकिन उसने पहली टेक्निक अपनाई, यानी आसपास मौजूद कुछ पेड़ पौधों को उसने पकड़ लिया और धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगी। अच्छा हुआ कि वो छोटा सा पौधा इतना स्ट्रॉन्ग था और फाइनली लिसा उस दलदल से बाहर निकल ही गई। पर उसकी एनर्जी इस पूरे प्रोसेस में काफी डाउन हो चुकी थी। वो तो अब ठीक से चल भी नहीं पाती, पर उसे अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढना तो होगा ही। अब ट्रैवल करते हुए थोड़ी चढ़ान वाला इलाका आ जाता है, यानी यहाँ से उसे ऊपर चढ़ना होगा और मिट्टी तो वहाँ की कई ज्यादा फिसलनदार थी। फिर भी इन चीजों के बारे में बिना सोचे वो ऊपर चढ़ने तो लग जाती है, पर इन चीजों में उसकी परेशानी की सिर्फ शुरुआत हो रही थी। जैसे ही वो आधे रास्ते से ऊपर चढ़ जाती है तो उसका पैर फिसल गया और वो बहुत तेजी से नीचे आकर गिरने लगी। एक तो उसके पैर पर चोट लगी भी थी और मिट्टी में कई सारे पत्थरों की वजह से उसके बॉडी पर खरोंचे भी आ जाती हैं। लिसा की ऑलमोस्ट पूरी बॉडी सुन्न पड़ चुकी थी इस गिरने के कारण। नीचे पहुंचकर जब वो ऊपर देख रही थी तो वो यही सोचती है कि अब उसे वापस चढ़ना होगा। इस बार उसने लकड़ी का सहारा लिया और फिर चढ़ना स्टार्ट कर देती है। मानो कि ये पूरा फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट लिसा का टेस्ट ले रहे हो कि वो ऐसी कंडीशंस में सरवाइव कर भी पाएगी कि नहीं। इतने सारी कठिनाइयों के बावजूद भी लिसा आगे बढ़ती रहती है, पर शायद एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी सामने आ जाती, क्योंकि लिसा ने जब सामने की तरफ देखा तो पता चला वही टाइगर जो उससे पहले मिला था वो वहाँ पर आराम से बैठा हुआ है। अगर इस बार शायद उस टाइगर ने लिसा को देख लिया तो वो उसे झपट्टा मारकर खा ही जाएगा। लिसा के अंदर डर साफ दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो साइड से जाती है बिना कोई हलचल किए। उसे लग रहा था कि टाइगर उसे नहीं देख पाएगा क्योंकि उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस मौजूद होता है। लेकिन लिसा को क्या अंदाजा कि टाइगर्स के सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे ही लिसा आगे बढ़ती है और उसके चलने की आवाज आती है तो टाइगर उसकी तरफ देखने लगा और अब लिसा को भी समझ गया कि टाइगर उसके पीछे आ रहा है। उसने तुरंत ही अपनी स्पीड काफी बढ़ा दी और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। टाइगर भी धीरे धीरे अपनी स्पीड में आने लगता है और बड़े बड़े जंप लगाता है। ऑब्वियस बात है कि रनिंग में लिसा टाइगर से बिल्कुल जीत नहीं सकती। एक मोमेंट पर अगर उसने झपट्टा मारा तो वो कुछ भी कर नहीं पाएगी। लेकिन कुछ देर तक यूं ही भागने के बाद अचानक लिसा एक गड्ढे में गिर जाती है। वो गड्ढा दो चट्टानों के बीच में बना हुआ था और ज्यादा गहरा नहीं होता, लेकिन इसी चीज ने लिसा की जान बचाई उस टाइगर से। टाइगर ढूंढता ही रह गया ऊपर की तरफ, लेकिन लिसा नीचे गिरकर बेहोश हुई थी। और बाद में जब लिसा ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने आप को उस गड्ढे में पा रही थी। वो तो यही होप करती कि वो टाइगर वहां से चला जाए। वो महसूस करती है कि उसके पैर में और भी ज्यादा चोट लग चुकी है, अब तो शायद वो प्रॉपर चल भी नहीं पाएगी। लेकिन तभी अचानक उसे झाड़ियों में से आवाज सुनाई दी। ये कोई और नहीं बल्कि वो टाइगर होता है जो कि आसपास लिसा को ही ढूंढ रहा था। लेकिन लिसा बिना कोई हलचल किए उस गड्ढे के कोने में चली जाती है। टाइगर को महसूस तो हुआ कि वहाँ पर कोई तो है, लेकिन वो गड्ढे के अंदर प्रॉपरली देख नहीं पाता। फाइनली उस टाइगर को कुछ नहीं मिला तो वो उस जगह से चला गया। धीरे धीरे रात होने लगी थी और लिसा को कैसे भी उस गड्ढे से बाहर निकलना था। अब थोड़ी छान
छानबीन करने के बाद उसे वहाँ पर एक लाइटर मिलता है। उस लाइटर को देखकर क्या पता क्यों उसे काफी खुशी होने लगी, क्योंकि उसके पास एक सिगरेट मौजूद थी और इससे वो सिगरेट पी सकती है। यानी इतनी जानलेवा कंडीशन में भी उसे सिगरेट पीने की पड़ी है। पर ऐसी कंडीशंस में आपकी आखिरी जो ख्वाहिशें होती हैं उसे पूरी कर लेनी ही चाहिए। यानी लिसा की थिंकिंग यही थी कि वो मरने वाली है और आखिरी समय में उसे जो अच्छा लगता है वो वही करेगी। रात का समय हो चुका था और लिसा ने लाइटर की मदद से आग जलाई। गर्माहट मिलने की वजह से उसकी बॉडी अच्छा फील कर रही थी और उसने सिगरेट भी पीना स्टार्ट किया। लकीली उसे वहाँ पर एक कैन फूड मिल जाता है जो एक्सपायर नहीं हुआ था और उसी प्लेन के अंदर से गिरा होता है। तुरंत ही उसने वो चीजें खाना स्टार्ट कर दिया। लिसा जैसे जैसे खाना खा रही थी लग रहा था कि वो ताकतवर हो रही है। यानी एक्सीडेंट के बाद जो उसे वीकनेसेस महसूस हो रही थी अब सब दूर हो जाती है। उसके अंदर हिम्मत दिखाई दे रही थी कि अब वो फॉरेस्ट पार करके जा सकती है, लेकिन अभी भी उसके लिए अनजान खतरे बाकी थे जो शायद उसकी जान भी ले सकते हैं। अब दूसरी तरफ हमें कुछ एयरफोर्स के ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। उनमें से एक ऑफिसर बहुत ही निराश होकर एक इंपॉर्टेंट चीज बताता है। वो कहने लगा कि जब भी एयरफोर्स के पायलट अपनी प्लेन की टेस्टिंग करते हैं तो वो कमर्शियल प्लेन्स और यात्रियों के प्लेन्स को इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर देते, लेकिन इस बार गलती से वो ये इन्फॉर्मेशन देना भूल गए। यानी जिस प्राइवेट प्लेन की हम बात कर रहे थे वो एक्चुअल में एयरफोर्स का था और इस समय वो यात्रियों के प्लेन को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए तो उन्हें एक दूसरे की लोकेशन का पता ही नहीं चला। जाने अनजाने में वो एयरफोर्स पायलट डायरेक्टली जाकर कमर्शियल प्लेन में भिड़ा देता है और इसी वजह से वहाँ पर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो सभी ऑफिसर्स इस एक्सीडेंट के बारे में छुपा रहे थे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट और पब्लिक को ये पता चला कि वो प्लेन एक्सीडेंट एयरफोर्स की गलती की वजह से हुआ है तो सवाल उठाना स्टार्ट हो जाएंगे। पब्लिक गुनहगारों की मांग करेगी और गवर्नमेंट को साफ साफ ब्लेम करेगी कि उनकी गलती की वजह से ये हुआ। प्लेन में इतने लोग मारे गए हैं और अब ये एकदम हेडलाइन वाली न्यूज बन चुकी है। ऑफिसर्स में से किसी को नहीं समझता कि वो क्या करे, तो ये सारी चीजें हाइड करने में लग जाते हैं। अब यहाँ फॉरेस्ट में बेचारी लिसा कैसे भी करके आगे बढ़ रही थी। उसके पैर भी जवाब देने लगे थे, लेकिन जैसे ही वो एक ऊंचाई वाली जगह पर पहुंची तो अचानक उसे प्लेन का वही हिस्सा दिखाई देता है जो आगे की तरफ था और इसे ही तो ढूंढते हुए वो यहाँ पर पहुंची है। लिसा के मन में एक जिज्ञासा जागने लगी कि शायद इस प्लेन के टुकड़े में उसका बॉयफ्रेंड जिंदा हो। एटलीस्ट वो उसे देख लेगी तो उसे कंफर्मेशन मिल जाएगा। उसकी पूरी बॉडी जो इतना ज्यादा थक चुकी थी अचानक उसमें शक्ति आ जाती है। वो जल्द से जल्द वहां जाकर देखना चाहती थी, लेकिन अभी भी उसके सामने एक चैलेंज है, क्योंकि प्लेन का जो वो टुकड़ा था वो दूसरी तरफ होता है और बीच में एक नदी थी जिसका बहाव काफी तेज था। यानी लिसा को वहां पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होगा, जो ऑब्वियसली इजी काम नहीं होने वाला। लेकिन लिसा के पास कोई ऑप्शन होता नहीं और अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए वो उस नदी में भी कूद जाती है। शुरुआत में तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी पानी का बहाव उसे अपने साथ आगे लेकर जाने लगा। उसके पैर अब बहुत ही ज्यादा दर्द दे रहे थे और अब तो वो ठीक से बैलेंस भी नहीं कर पाती। लग रहा था कि वो उसी बहाव के साथ आगे निकल जाएगी, लेकिन लिसा यहाँ पर हार नहीं मानती। उसके बॉडी में जितनी भी जान बची थी वो उसकी मदद से अपने आप को आगे पुश करती। इसी तरीके के प्रयत्न के कारण आखिरकार वो किनारे पर पहुंच जाती है और एक बड़े से पत्थर को पकड़कर दूसरी तरफ पार कर जाती है। वो तो प्लेन के आगे वाले हिस्से को साफ देख पा रही थी जिसके विंडोज पर खून के धब्बे लगे हुए थे। यानी उस प्लेन के पायलट्स भी अब तक शायद बच नहीं पाए हैं। अंदर की तरफ कई सारे यात्रियों की डेड बॉडीज थी, पर लिसा डायरेक्टली जाकर नहीं देखती। उसने पायलट के दरवाजे जैसे ही ओपन किए तो उसे एक छोटा किट मिलता है। इस किट के अंदर एक्चुअल में एक फ्लेयर गन मौजूद थी और उसके बुलेट्स होती हैं और ये उस इमरजेंसी के काम में आते हैं जिससे कि आपको सिग्नल देना हो। लिसा को यही तो चाहिए था, इसीलिए वो जल्द से जल्द उस फ्लेयर गन को उठाती है और उसके अंदर बुलेट डालकर तुरंत ही फायर कर देती है। आसमान में थोड़ी दूरी पर वो सिग्नल दिखाई तो देने लगा था, लेकिन बैड लक ये होता है कि आसपास कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं मौजूद था। पर लिसा की टाइमिंग ये एकदम बेकार थी। वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड तो हो गई, लेकिन अभी और भी बुलेट्स बाकी थी। उसने तो तुरंत ही उस फ्लेयर गन के अंदर एक और बुलेट लोड कर दी। लेकिन अचानक लिसा पैनिक करना बंद करती है और ये सोचती है कि अगर वो इस तरीके से गन को वेस्ट करती रहेगी तो उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। उसने तुरंत ही वो गोली निकाली और डिसाइड किया कि जब हेलीकॉप्टर आसपास होगा तभी वो चलाएगी। लिसा तो और ज्यादा चीजें इकट्ठा करने के लिए लग गई, लेकिन नेचर मानो एक अलग ही तरीके से रिएक्ट कर रही थी। आसपास का अचानक टेम्परेचर इतना ज्यादा नीचे गिर जाता है कि लिसा को काफी ठंडी लगने लगी। बेचारी अब उसके पास ज्यादा कपड़े भी नहीं थे कि वो उसे ओढ़कर अपनी बॉडी को गर्माहट दे। उसने तुरंत ही सारी लकड़ियां जमा की ताकि वो आग जला दे, पर अब वो लाइटर चालू ही नहीं होता
ऑब्वियस बात है कि पानी लगने के कारण वो काम करना बंद कर दे रहा है, यानी अब वो आग भी नहीं जला सकती और अब सामना करना होगा इतनी कम टेम्परेचर का। लिसा का दिमाग एकदम से काम करना बंद कर रहा था, फिर भी उसने एक पॉलिथीन बैग उठाया और अपने सर के अंदर डाल दिया। ये इसलिए ताकि उसका दिमाग नॉर्मल टेम्परेचर पर रहे और अच्छी तरीके से काम करे। वो तुरंत ही उस जगह पर लेट जाती है और ठंड तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी बुरी तरीके से वो वहीं पर बेहोश हो गई। पता नहीं वो कैसे बचेगी, लेकिन हमें फॉरेस्ट के दूसरे वाले इलाके में दिखाया जाता है। उस जगह पर लिसा की मदर रिल और लिसा के बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स भी आए थे। वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और अंदर जाकर देखना चाहते थे, लेकिन ऑफिसर्स ने फॉरेस्ट को पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी थी। उनके अकॉर्डिंग कोई भी अंदर नहीं जा सकता जब तक ऑफिसर्स की जांच कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ तक कि विक्टिम्स के फैमिली को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। लिसा के बॉयफ्रेंड की मदर, जिसका नाम कैली होता है, वो कई बार रिक्वेस्ट करती है, लेकिन आखिर में उन्हें मना ही कर दिया जाता है। लिसा के बॉयफ्रेंड के फादर, जिनका नाम स्टुअर्ट था, वो भी काफी परेशान थे, पर स्टुअर्ट की कुछ सीनियर ऑफिसर से पहचान थी। उसे लगने लगा कि एटलीस्ट वो सब उसकी मदद कर सकते हैं उनके बच्चों को पता करने के लिए, पर वो इस तरीके से वेट बिल्कुल नहीं कर सकते थे। कैली एज अ मदर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इसलिए उसने किसी चीज के बारे में नहीं सोचा और तुरंत ही गाड़ी चालू करके उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर घुस गई। सारे ऑफिसर्स एकदम चौंक गए थे और अपनी जीप लेकर तुरंत ही उसका पीछा करने लगे। कैली, जो इतना अच्छा ड्राइविंग कर पा रही थी, वो सीधा फॉरेस्ट के कई रास्तों से ट्रेवल करते हुए उस बेस कैंप तक पहुंच गई, जहां हेड ऑफिसर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जल्द से जल्द बाकी ऑफिसर्स भी वहां पहुंचकर कैली और स्टुअर्ट को पकड़ लेते, पर स्टुअर्ट का पहचान वाला सीनियर तो उसी जगह पर मौजूद था, इसीलिए सीनियर्स उसे छोड़ने के लिए कह देते हैं। जल्द से जल्द रिल, कैली और स्टुअर्ट को ऑफिस के अंदर बुलाया जाता है और वही सेम ऑफिसर्स उन्हें केस के बारे में डिटेल दे रहा था, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब पेरेंट्स परेशान है अपने बच्चों के लिए, इनके ऊपर जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं की जा सकती। तीनों पेरेंट्स काफी ज्यादा शॉक में थे जब उन्होंने सुना कि सच में उस प्लेन का एक्सीडेंट हुआ है और रेस्क्यू टीम वहां पर गई भी थी, लेकिन उन्हें कोई जिंदा ही नहीं मिला। लेकिन लिसा और उसके बॉयफ्रेंड के दोनों ही पेरेंट्स अपने बच्चों की मौत पर भरोसा नहीं कर रहे थे। वो जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे उन्हें तसल्ली नहीं मिलेगी। ऑफिसर्स ने उन्हें इंश्योरिटी दी कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख रहे हैं। लिसा और उसके पेरेंट्स ने अपने अपने बच्चों की फोटोग्राफ्स भी उन्हें प्रोवाइड कर दी। अब उनमें से एक जूनियर ऑफिसर काफी सोच में पड़ जाता है। वो तुरंत ही अपने सीनियर को जाकर बताने लगा कि शुरुआत में जब हम हेलीकॉप्टर से इन्वेस्टिगेशन करने गए थे तो उसने एक शायद लेडी को देखा जो उन्हें वेव कर रही थी। हो सकता है कि वो हमसे मदद मांग रही हो। अब सीनियर ये चीजें टाल नहीं सकता था, तो उसने जल्द से जल्द आदेश दिया कि हेलीकॉप्टर लेके जाकर उस जगह पर वापस चेक करो। एक टीम पूरी तरीके से हेलीकॉप्टर में जाकर रेडी होने लग जाती है। अब हमें फॉरेस्ट में लिसा दिखाई गई, जो अब पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसने तो ऑलमोस्ट हिम्मत छोड़ दी होती है कि उसका बॉयफ्रेंड जिंदा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो प्यार था वो उसे रोक रहा था ये सारी चीजों पर भरोसा करने से। आसपास का मौसम भी अब काफी ज्यादा बारिशदार हो चुका था और कई सारी बूंदें नीचे गिर रही थी। लिसा को तो पेड़ों के ऊपर एक बैग मिलता है जो किसी और का नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड का ही था। जल्द से जल्द उसे चेक करने पर उसके अंदर कई सारी ड्राइंग मिली जो उसके बॉयफ्रेंड ने लिसा की बनाई थी, और उसे देखने के बाद तो लिसा कई सारे ख्वाबों में एकदम गुम हो गई। वो उनके अंदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए उन अच्छे पलों को याद कर रही थी और उन्हें मिस करती है। अब उसे लगने लगा कि शायद उसका बॉयफ्रेंड आसपास हो सकता है, तो वो और भी तेजी से उसे ढूंढने लगी। जैसे ही वो एक गड्ढे के पास जाती है तभी उसने अपने बॉयफ्रेंड को देखा। वो काफी ज्यादा दर्द में बैठा हुआ था, इसलिए लिसा तुरंत ही नीचे कूद गई। उसका पैर दर्द तो दे रहा था, लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो तुरंत ही जाकर अपने बॉयफ्रेंड के गले लग जाती है और खुश होती है कि वो जिंदा है और बच जाएंगे। ऊपर से लगातार हेलीकॉप्टर की आवाज भी आ रही थी, यानी अब सब कुछ सॉर्टेड है। लेकिन ये रियलिटी नहीं होती, ये सब लिसा की इमेजिनेशन थी। एक्चुअल में लिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद थी, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी, यानी उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। लिसा को जब ये रियलिटी पता चली तो वो कूट कूट कर रोने लगी। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसी भी चीजें हो सकती है। पर ऑब्वियस बात है कि इतने खतरनाक एक्सीडेंट में किसका भी बचना नामुमकिन है। वो खुश नसीब है कि अभी तक वो जिंदा है। लिसा तो हिम्मत हार चुकी थी और वहीं पर रुकने का डिसाइड करती है, लेकिन ये उसकी डेस्टिनेशन नहीं है। वो कुछ देर तक ऐसे ही रही, लेकिन बाद में उसे रियलाइजेशन हुआ कि उसे निकलना पड़ेगा। अगर उसका बॉयफ्रेंड यहाँ होता तो वो चाहता कि वो बच जाए, इसलिए लिसा उसे आखिरी बार अलविदा कह के वहाँ से निकलने का ट्राई करती है। चारों तरफ पानी जम रहा था और वो फिसलनदार हो चुकी थी, जिससे कि गड्ढे
से बाहर निकलना मुश्किल होता है। बट वहीं दूसरी तरफ हमें ऑफिसर्स की वो बड़ी सी टीम दिखाई गई। सभी ऑफिसर्स चारों तरफ यही ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए और वो उन्हें बचा कर लेकर जाए। अब उनमें से एक सीनियर ऑफिसर वही टूटे हुए प्लेन के पास आ जाता है और उस बुलेट को सूंघने लगता है। उससे पता चल रहा था कि ये बुलेट अभी अभी चलाई गई है, यानी आसपास कोई मौजूद है जो जिंदा है। उनकी इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा तेज हो गई। लीसा बहुत ज्यादा पेन में थी। उसने कैसे भी करके उस फ्लेयर गन को उठाया और दूसरी बुलेट उसके अंदर लोड कर दी। तुरंत ही उसने आसमान की तरफ उसे पॉइंट करके फायर कर दिया। जैसे ही आवाज होती है और कई सारी रेड रोशनी वहां फैल गई थी तो ऑफिसर्स का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तुरंत ही वो सारी टीम भागते हुए लीसा के पास आए और उसे रेस्क्यू करने लगे। लीसा के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था। वो बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं थी और खुश भी नहीं थी, क्योंकि उसने जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करने वालों को खो दिया है। पर यहाँ एटलीस्ट एक हफ्तों के बाद उसे रेस्क्यू कर ही लिया गया। शॉकिंग बात यह है कि ये सारी चीजें सच्ची घटना पर आधारित है। 19th सेंचुरी में सोवियत यूनियन का एक ऐसे कॉमर्शियल प्लेन एयरफोर्स के प्लेन से टकरा गया था। उसमें मौजूद सभी यात्री मारे गए, लेकिन लीसा नाम की ये लेडी बच गई। मिलिट्री फोर्स नहीं चाहते थे कि ये बात सामने आए, लेकिन आखिरकार पब्लिक को ये चीजें पता चल ही जाती हैं। सारा ब्लेम एयरफोर्स पर आया और उन्हें ही लापरवाह ठहराया जा रहा था। हमारी ये दर्दनाक कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।